आज की जो सूरत हाल है उसमें हमारी सालमियत को जो लाहक ख़तरात हैं उसमें सबसे पहले हमारी माशी सूरत हाल है। सबसे बढ़कर आपको ये बताएं कि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं सेहत, तालीम और रोज़गार को लेकर, आने वाले दिनों में महंगाई की शरह बढ़ने का अंदेशा है और इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारी तमाम तर इक़्तिसादी पॉलिसीज़ सबसर्विएंट हैं IMF के। IMF की तजावीज़ पे अमल करना ज़रूरी है। ट्रैक्टर से लेकर आपकी अद्वियात तक हर एक पे टैक्स लागू करने की शर्त IMF ने रखी है। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन फॉर द फर्स्ट आपको बताते चलें कि आज KP के ये जो प्रोविंशियल बजट है उसको ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे। इन अनप्रेसिडेंटेड मूव हमने देखा कि फेडरल बजट की अनाउंसमेंट से भी पहले खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कई बिलियंस का एनुअल बजट हमारे सामने रखा है और ये तकरीबन 1.7 ट्रिलियन का है, जिसका फोकस ज़्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे है। आपको सूरत हाल के बारे में आगाह करते चलें कि अगर हम KP की सिर्फ सेहत और तालीम के इंडिकेटर्स को देखते हैं, लॉट नीड्स टू बी डन। हर 4 में से एक बच्ची स्कूल की ड्रॉप आउट है। ओवरऑल भी सिनेरियो आपके सामने नंबर्स हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है पूरे पाकिस्तान का, वो स्कूल नहीं जा पाता। तो ये जो फोकस है सेहत और तालीम के ऊपर, उसको ज़रा मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि ये फ़ंड्स किस तरह आ पाएंगे, कहीं ये फिर सियासी इख्तलाफात की नज़र तो नहीं हो जाएंगी ये अनाउंसमेंट्स। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। किस तरह देखते हैं आप प्रीएम्प्टिव बजट जो KP ने प्रेजेंट किया है, उसके ऊपर आपकी क्या तासुरात हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पहले वफाक बजट पेश करता है, अपनी टैक्स पॉलिसीज़ और अपने जो सूबों को क्या मिलना है उसको टारगेट्स देता है। उसके बाद सूबे अपने बजट उसकी रोशनी में बनाते हैं। सूबों को काफ़ी माली खुद मुख्तारी हासिल है अपना बजट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक जो फंड्स की फराहमी है वफाक पर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है जी। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये कोई इकोनॉमिक मूव नहीं है। ये इसको कोई इतना सीरियसली भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सब कुछ तो डिपेंड करेगा वफाक के बजट पे कि वफाक के बजट की क्या सिमत है, क्या लाइन है। ग्रुपों ने उन लाइंस पे चलना होता है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है पहले देकर, बाद में ज़िमनी बजट हो जाएगा, पॉलिसी में चेंजेस हो जाएंगी, जैसे वफाक कहेगा वैसे करना होगा। अगर आप पॉलिटिकल स्लोगन के लिए समझें तो उन्होंने कोई, आप समझे, मार्का मार लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल करना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे वफाक की पॉलिसीज चलेंगी। सर, आप क्या समझते हैं सेंटर यानी वफाक और KP के जो बिजली के मामलात को लेकर इख्तलाफात थे, कल उसमें लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? हमने देखा कि फेडरल मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब, KP के चीफ मिनिस्टर साहब और फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर अवैस लगारी साहब ने एक मुआहदा भी किया, उनकी मुलाकातें भी हुई, प्रेस से भी गुफ्तगू की। क्या आपको लगता है कि जो KP के इख्तलाफात हैं और जो उनकी रिजर्वेशंस और शिकवे हैं वो दूर हो पाए हैं? जी, मेरे ख्याल में वफाक ने भी बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि वो जैसा तनाव का माहौल था उसमें बातचीत का रास्ता और मुज़ाकरात का रास्ता KP के साथ खुला रखा है। और KP ने भी, गंडापुर ने भी बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया है कि इतने तनाव में वो फिर वफाक के साथ एक मेज़ पर बैठे हैं। और इसी को पॉलिटिकल हार्मनी भी कहते हैं, इसी को इकोनॉमिक हार्मनी भी कहते हैं। जब इकट्ठे बैठे हैं तो रास्ता निकला है। वफाक का मौक़िफ़ है कि बिजली चोरी को कंट्रोल किया जाए, KP का मौक़िफ़ है कि उनको उनके वाजिबात मिलने चाहिए। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर सूबा बिजली चोरी को ख़त्म करने में वफाक की मदद करे तो वफाक को उसके पैसे देने पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों मिलकर काम करें तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हमें से सियासी तौर पर नहीं, पाकिस्तान के तौर पर देखना चाहिए। सूबे और मरकज़ मिलकर ही काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा ना, आइलैंड्स तो नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इसमें जो इख्तलाफात हैं, जो हमारे सामने इस वक्त सिनेरियो है, कई मामलात को हमने सूबाई मामला बना दिया है। वफाक इस वक्त निगोशिएट कर रही है और यकीनन एक बड़ा ही उनके लिए भी मुश्किल मरहला है कि IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुलाकातें हैं, IMF की तमाम तर तजावीज़ के ऊपर हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स करते रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि उनकी तजवीज़ है कि जान बचाने की अद्वियात पे तकरीबन 18% टैक्स लागू किया जाए। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो उन्होंने अगेन ये इंडिया दिया है कि ट्रैक्टर्स और फार्मर्स के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की बतौर हेड ऑफ स्टेट मुश्किलात में कमी आई है? क्योंकि उनका पिछला दौरे हुकूमत जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी, उसमें भी बार बार ये कहना था कि सख्त माशी फ़ैसले लेने पड़ेंगे। जो लैंड माइंस बिछाई गई हैं, इकोनॉमिक लैंड माइंस है, उससे पाकिस्तान को नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है?
तब उनके पास वक्त बहुत कम था, क्लॉक टिक कर रहा था, इलेक्शन इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म हो गई थीं और एक सिस्टम चल नहीं पा रहा था। आप देखिए ना, 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म हो गई, मरकज़ से ऑपोज़िशन बायकॉट करके वो इस्तीफे दे के जा चुकी थी, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एट इट्स पीक थी। लेकिन अब तो 5 साल का रोड मैप सबके सामने है कि ये हुकूमत 5 साल के लिए मौजूद है। सूबाई हुकूमतों ने काम शुरू कर दिया है और अच्छी बात ये है कि सूबे और मरकज़ आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। SIFC में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, तो दोनों हुकूमतों के सिनेरियोज़ बहुत डिफरेंट हैं। तो अब जो फैसले होंगे उनमें चारों सूबाई हुकूमतें शामिल होंगी और ऑन बोर्ड होंगी और उनको ऑनर करेंगी। पहले तो 2 सूबों की हुकूमतें ये भी कहती सुनी गई कि हम IMF को खत लिखेंगे कि हम मरकज़ की बात नहीं मानते हैं। वो सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, ये सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। तब लोगों को इलेक्शन अगले दिन नज़र आ रहा था, आज इलेक्शन 2029 में नज़र आ रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ वो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी माशी तौर पे काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मुझे बताएं कि हर चीफ मिनिस्टर के सामने एक बड़ा कड़ा वक्त भी है, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अली गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा सरगर्म है इस वक्त। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी ये पहला उनका टर्म है, तो उनके ऊपर काफ़ी भारी जिम्मेदारी है। मुराद शाह साहब और बलूचिस्तान की अपनी रिजर्वेशन थी, मुराद शाह साहब का ये तीसरा टर्म है। तो आप क्या समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स के सामने कितनी बड़ी मुश्किल है इस वक्त? लेकिन ये असल तो अब सारा इख्तियार चीफ मिनिस्टर्स के पास है। वफाक के पास लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर्स के पास है, डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर्स के पास है, काफी हद तक टैक्स भी वो अपने सूबे में लगा सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ सूबों के पास है। तो आपने मुराद अली शाह साहब की बात की तीसरी टर्म में, तीसरी टर्म ही PTI की है, कॉन्टिन्यूसली तीसरी टर्म है PTI की KP में। और पंजाब में एक ब्रेक जरूर आया है दरमियान में 5 साल का बुज़दार साहब और चौधरी परवेज इलाही का, वरना PMLN ने पहले 2 टर्म मुसलसल की हैं। ये सियासी जमातें अपने अपने सूबों को बहुत बेहतर समझती हैं, मसाइल समझती हैं, बाकी इनको डिलीवर करना चाहिए और हमें सूबों की हुकूमतों पर ज़्यादा दबाव डालना चाहिए परफॉर्मेंस और डिलीवरी का बनिस्बत वफाक पर, क्योंकि हमें समझ होनी चाहिए कि वफाक के पास स्पेस कम है। सर, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ आपको लिए चलती हूँ। आपने कहा कि सिर्फ पंजाब में एक तसलसल में थोड़ा सा ब्रेक आया था जब बुज़दार साहब और चौधरी परवेज साहब की हुकूमत आई बीच के अंदर। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कमोडिटी स्मगलिंग केस में इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से 108 पंजाब के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लिस्ट शाया की गई है जो कि गवर्नमेंट यानी एसेंशियल प्रोडक्ट्स की, गुड्स की स्मगलिंग में मुलव्वस रहे हैं। क्या ये सियासी कदम के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि एक ब्रेक आया था, ये किस दौर की बात की जा रही है? मरियम साहिबा इसके ऊपर एक्शन लेंगी, वफाक इस पे एक्शन लेगा, और किस तरह देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, स्मगलिंग पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी का एक बड़ा जुज़्व है और इसको ख़त्म करने के लिए पिछले 1 साल से काम हो रहा है और हमने अफ़गान बॉर्डर पे भी बहुत सख्ती की है। पेशावर की जो डॉलर मार्केट थी उसको बंद किया है, ईरान की सरहद पर काफ़ी सख्ती की गई है। अगर कोई भी ऑफिशियल स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं और ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन सा दौर है, मेरे ख्याल में उन अफसरान के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसको दौर से देखना चाहिए। ये अफसरान तो हर दौर में वही अफसरान होते हैं, DMG के, कस्टम्स के, इनकम टैक्स के, एक सीट से दूसरी सीट पे लग जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये एक दौर से दूसरे दौर के वक्त इस्तीफा दे देते हैं। जो से हम देखते हैं बहुत सारे अफसरान जो बुज़दार दौर में थे आज मरीम नवाज के दौर में भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं। तो अफसरान को अदवार से नहीं देखा जाएगा, उनके अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो इर्रिस्पेक्टिव वो किस दौर में था कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, कम्प्लीटली गैर सियासी, काफ़ी मासूमाना। मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान में यौम तकबीर के हवाले से नेशनल हॉलीडे है। एक ख़बर मैं इस वक्त देख रही हूँ कि ये अब्रप्टली अचानक से जब हॉलीडे और एक नेशनल हॉलीडे की अनाउंसमेंट होती है उसे यकीनन इस वक्त बिजनेसेस ऑन होल्ड हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की शाहराहों पे देखेंगे तो आपको रश भी बहुत कम नज़र आएगा। तमाम दफातर की, स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। कैसे देखते हैं, मुतहम्मिल हो सकता है जिस तरह के मसाइल में? मैं प्योरली एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्या हम इतनी छुट्टियों के और इस तरह के ब्रेक्स लेने के मुतहम्मिल हो सकते हैं?
ये अब कल यूके में बैंक हॉलिडे था, नेशनल हॉलिडे थी, आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट टूट गई थी, उसके बाद नेशनल हॉलिडे था, पूरे यूके के बैंक्स बंद थे। मुल्क अपने तौर पे ये फैसले करते हैं और ये कोई एक दिन से, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर कोई मुल्क अपने लिए ये फैसला करता है तो उसको इजाज़त है। और मैंने आपको बताया कि कल पूरा यूके बंद था, यूके के बैंक्स भी बंद थे, इकोनॉमी सारी यूके की बंद थी, जो बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान की निस्बत। तो इसलिए ऐसा मुल्क अपने लिए फैसला करते हैं, मैं इसको बहुत नेगेटिवली नहीं देखता। बहुत बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़बर आई थी जी अखबारात में, लोग ये कह रहे हैं कि बिजनेसेस ने इस बात पे कहा है कि यकायक उसकी वजह से हर दिन जब हम एक नेशनल हॉलिडे मनाते हैं उसका यकीनन हमारी मईशत पे असर पड़ता है। एक बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, नेशन प्राउड है, लेकिन साथ साथ जो हमारे मौजूदा दौर के मसाइल हैं उसका हल भी हमें तलाश करने